मित्रों नमस्कार। आपका फिर स्वागत है। आज अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। बुरी खबरें ज़्यादा हैं। कुछ जगह आगजनी हुई है, कहीं मकान गिरने से लोग मरे हैं, कहीं हिंसा हुई है। पाकिस्तान में भी 12 लोग मरे हैं। और अच्छी खबर यह है कि सरकार ने जो लघु बचत हैं, जो स्मॉल सेविंग्स हैं, उनका ब्याज दर बढ़ा दिया है। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। आपको याद है कि जो आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक समय ऐसा था कि जितने बड़े लीडर थे सब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और शोर शराबा हंगामा करके उन्होंने अपना कद बढ़ाया और फिर वो राजनीतिक पार्टी बन के सरकार में आ गए। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी थी कि बड़े सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाओ, मनमोहन सिंह पर आरोप लगाओ, सोनिया गांधी पर आरोप लगाओ, और उसके बाद फिर जब बीजेपी की सरकार आई और उससे पहले भी अरुण जेटली, नितिन गडकरी, इन बड़े लोगों पर आरोप लगाओ ताकि वो पब्लिसिटी, आपको काउंटर पब्लिसिटी मिले और उसका उनको फ़ायदा मिला। तो उन्होंने 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में एक आरटीआई लगाई थी और इस आरटीआई को जो वहाँ का जो सीईसी है उसने आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी को, कि आप, प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि उन्होंने डीयू से एमए किया है तो उसकी डिग्री दिखानी चाहिए। तो डीयू और ये हाई कोर्ट चले गए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने आज एक आदेश दे दिया और कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था और सीईसी के आदेश पर गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए, ये गुजरात विश्वविद्यालय वाला केस है, दिल्ली विश्वविद्यालय वाला भी केस है। तो यहाँ जो ये केस है ये गुजरात विश्वविद्यालय चली गई थी हाई कोर्ट और वहाँ से हाई कोर्ट ने उन्हें उनकी अर्जी स्वीकार की और बीरेन वैष्णव ने, जो जस्टिस वीरेन वैष्णव, उन्होंने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का भी जुर्माना लगा दिया और कहा कि 4 हफ्ते के भीतर इस जुर्माने को आप विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराएं। तो केजरीवाल के वकील पारसी कविना के अनुरोध के बावजूद न्यायमूर्ति वैष्णव ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अप्रैल 2016 में तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्यलू ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त डिग्रियों के बारे में केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। 3 महीने बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने सीईसी के आदेश पर रोक लगा दी। यह जब विश्वविद्यालय ने उस आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया था। सीईसी का यह आदेश केजरीवाल द्वारा आचार्यलू को पत्र लिखे जाने के एक दिन बाद आया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। और हैरानी की बात है कि आयोग मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी को छिपाने क्यों चाहता है। पत्र के आधार पर श्री आचार्यलू ने गुजरात विश्वविद्यालय को केजरीवाल को मोदी की शैक्षणिक योग्यता का रिकॉर्ड देने का निर्देश दिया था। पिछली सुनवाइयों के दौरान गुजरात विश्वविद्यालय ने सीईसी के आदेश पर जोरदार आपत्ति करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत किसी की गैर जिम्मेदाराना बचकानी जिज्ञासा सार्वजनिक हित नहीं बन सकती। फरवरी में हुई पिछली सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया था कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में कोई जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है और विश्वविद्यालय के पूर्व एक खास तारीख पर अपनी वेबसाइट पर जानकारी को सार्वजनिक किया गया था। सीईसी के आदेश का पालन नहीं करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत दिए गए अपवादों का हवाला देते हुए मेहता ने यह भी कहा कि आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल हित साधने और प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बचकाना प्रहार करने के लिए किया जा रहा है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के तहत दी गई छूट के बारे में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्व के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए मेहता ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी जानकारी महज इसलिए नहीं मांग सकता क्योंकि इसके बारे में उत्सुक है। लेकिन अगर जानकारी मिल जाए, प्रधानमंत्री सार्वजनिक जीवन में है, अगर उनकी डिग्री किसी को मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। और चुनाव आयोग में जब आप एफिडेविट जमा करते हैं वहाँ भी आप अपने डॉक्यूमेंट आप करते हैं और
चुनाव आयोग भी उन डॉक्यूमेंटों को वेबसाइट पर सार्वजनिक करता है। तो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर क्या प्रॉब्लम है, दोनों विश्वविद्यालयों को देना चाहिए। तो आज बीजेपी बड़ी खुश हुई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में जो झूठ मूठ के ये झूठ प्रचार करते रहते हैं तो उस पर इनको रोक लगेगी। और ख़ास बात ये भी है कि अब केजरीवाल को झूठ बोलने के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा। यानी इन्होंने डिग्री तो सार्वजनिक की नहीं, अब वो अनपढ़ कहता रहेगा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में सारे पोस्टर लगे थे जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे। तो इसका मतलब ये कि उस चीज़ को हवा मिलती ही रहेगी। रामनवमी के दिन बंगाल में हिंसा हुई है, हावड़ा में अशांति हुई, पुलिसकर्मियों पर पथराव किए गए, 2 गुटों के बीच बड़ा जंग हुई। और रामनवमी में ऐसा जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें देखा गया कि जो रामनवमी के जुलूस में शामिल लोग थे वो तमंचा लेकर डांस कर रहे थे और वो उकसावे की कार्रवाई भी कर रहे थे। तो इसके बदले में जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने भी पथराव किया और वो भी उकसावे में आकर उन्होंने ऐसी हरकतें की। तो दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे पत्थर चले और ये हिंसा खतरनाक तौर पर फैल सकती थी। तो आज गृह मंत्री ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बातचीत की और उन्होंने उनसे सारी जानकारी ली और कहा कि जो राज्य की कानून व्यवस्था है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बात ये भी आई थी कि शायद उन्होंने ममता बनर्जी को भी उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन ये बात पुष्ट नहीं हुई है, जबकि उनको ममता बनर्जी को ही फ़ोन करना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का है, राज्यपाल का नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दर्ज प्राथमिकी में उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। राउज एवेन्यू स्थित के नागपाल की विशेष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद 51 वर्षीय सिसोदिया की जमानत याचिका अस्वीकार कर दी। सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज देते। हालांकि फिर वो ईडी की कस्टडी में रहे और ईडी ने भी फिर उनकी कस्टडी नहीं मांगी, तो जमानत हो सकती थी। अभी कोर्ट का डिसीजन है, क्योंकि कोर्ट में सीबीआई ने ये कहा कि वो बाहर रहकर जो सबूत है उनको नष्ट कर सकते हैं, तो उन पर गंभीर आरोप लगे, इसलिए उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आज मित्रों, इंदौर में जो कल मंदिर की बावड़ी का छत गिरी थी उसमें मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। ये बहुत दुखद घटना भी। और आज बुलंदशहर में एक मकान में बहुत तेज विस्फोट हुआ और वो मकान पूरी तरह से गिर गया और उसमें 4 लोग थे, वो सारे मर गए और आसपास के मकानों की में दरारें आ गई। तो इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ। ये कहा जा रहा है कि उस मकान में कुछ केमिकल का काम चल रहा था इसलिए विस्फोट हुआ, लेकिन जिस तरह से जो फोटोएं आ रही हैं उसमें पूरा मकान ही ज़मीन में मिल गया। तो क्या कोई साजिश तो नहीं है कि मकान गिराने की साजिश थी और उसमें जो मर गए, ये एक ना ही कहानी करेंगे। तो खैर ये जांच का विषय है, पुलिस वाले और डीएम और एसएसपी सब वहाँ पहुँच गए थे, वो जांच करेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मंजूरी मिल गई है। 2016 में एक पोर्न स्टार को चुप करने के लिए उन्होंने धन देने के मामले में मैनहट्टन ग्रैंड जूरी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने का फैसला किया है। इसी के साथ ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए। यही नहीं, फैसले से 2024 में फिर से राष्ट्रपति बनने की उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। मामले की जांच कर रहे मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने के कार्यालय ने पुष्टि करते हुए कहा कि अनिर्दिष्ट आरोपों पर ट्रंप के आत्मसमर्पण के लिए समन्वय करने के इरादे से बृहस्पतिवार को उनके वकीलों से संपर्क किया गया था। ब्रैग के प्रवक्ता ने बताया कि महाभियोग के संबंध में मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी कार्यालय में ट्रंप के आत्मसमर्पण को लेकर समन्वय के लिए पूर्व राष्ट्रपति के अटॉर्नी संपर्क
से संपर्क किया गया है और सुनवाई की तारीख तय होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ट्रंप अरेस्ट हो सकते हैं, और अगर ये अरेस्ट हो गए तो फिर ये ऐसा लगता है कि ये फिर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो मित्रों, ये तो बड़ी दुखद खबरें थी, और अब आपको एक ही इसी दुखद खबर में एक और है कि रामनवमी के ही जो जुलूस में झड़प हुई, और उस झड़प में कर्नाटक में 2 लोगों की हत्या हो गई है। तो ये भी एक शर्मनाक स्थिति कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मित्रों, आपको थोड़ी सी अच्छी खबर बता देते हैं। और एक तो ब्याज दरों से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है कि 1 अप्रैल से कुछ नियमों में बदलाव हो रहा है, उसमें कैसे सावधानी बरतनी है। तो पहले हम लघु बचत योजनाओं में जो ब्याज की दरें बढ़ी हैं उसके बारे में आपको बता दें। सरकार ने राष्ट्रीय बचत योजना पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, किसान विकास पत्र, मासिक आय खाता स्कीम जैसी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.70% तक की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि जन भविष्य निधि यानी पीपीएफ स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आधिकारिक परिपत्र के अनुसार 1 अप्रैल से 30 जून तक की तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की नई दरें जारी कर दी गई हैं। बचत जमा पर ब्याज दर यथावत 4% है, जबकि 1 वर्ष की जमा पर ब्याज दर को 6.6% से बढ़ाकर 6.8%, 2 वर्ष की जमा पर ब्याज को 6.8% से बढ़ाकर 6.9%, और 3 वर्ष की जमा पर 6.9% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। 5 वर्ष की जमा पर ब्याज को 7% से बढ़ाकर 7.5%, 5 वर्ष की रिकरिंग जमा पर ब्याज को 5.8% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया गया है। इसी तरह से वरिष्ठ नागरिक स्कीम पर ब्याज को 8% से बढ़ाकर 8.2%, मासिक आय खाता स्कीम पर ब्याज दर 7.1% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर ब्याज को 7% से बढ़ाकर 7.7%, किसान विकास पत्र पर ब्याज को 120 दिनों के लिए 7.2% से बढ़ाकर 7.5% करने के साथ ही परिपक्वता अवधि को कम कर 115 महीने कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम पर ब्याज को 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। हालांकि जन भविष्य निधि स्कीम पीपीएफ, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है, पीपीएफ स्कीम है, उसमें ब्याज दर 7.1% पर यथावत रखा गया है। और मित्रों, चूंकि नया साल शुरू हो रहा है, नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ नियम कानून बदल रहे हैं। वो नियम कानून अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ध्यान नहीं रखा तो आप समझे कि फिर थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जैसे टैक्स से संबंधित जो नियम है वो बदले जा रहे हैं, तो इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। वो सावधानी क्या क्या है? आज से नए माली साल यानी वित्त वर्ष 2023-24 का आगाज शुरू हो गया है। नए वित्त वर्ष में बजट प्रावधान होने से वित्तीय क्षेत्र में अनेक बदलाव हो रहे हैं। इनमें से कई बदलाव ऐसे हैं जो सीधे तौर पर आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालेंगे। नई कर व्यवस्था, नए साल में नई कर व्यवस्था को अब इनकम टैक्स पोर्टल पर डिफॉल्ट श्रेणी में रखा गया है। यानी जो न्यू रिजिम है, अब आप जब भी इनकम टैक्स देंगे तो न्यू रिजिम के तहत देंगे। आपको ओल्ड रिजिम ऑप्ट करना पड़ेगा। जैसे पहले ओल्ड स्कीम थी और आपको न्यू स्कीम ऑप्ट करनी पड़ती थी, और लेकिन अब न्यू रिजिम ऑटोमेटिक होगी, डिफॉल्ट होगी, आपको ओल्ड ऐप ऑप्ट करनी पड़ेगी। पुरानी स्कीम किसके लिए अच्छी होगी? जो पुरानी आयकर व्यवस्था है वो किन के लिए अच्छी है?
जो पुरानी व्यवस्था है, जो लोग होम लोन दे रहे हैं या जो दूसरी जिनकी बचत है, उन सब में जो छूट मिलती है वो ओल्ड स्कीम में ज़्यादा है। इसलिए जैसे सरकारी कर्मचारी हैं और जो जिन्होंने लोन वगैरह लिया हुआ है, उनके लिए ओल्ड स्कीम ठीक है। लेकिन जो न्यू स्कीम वाले हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, जो है ना, उनके लिए न्यू स्कीम, न्यू रिजिम अच्छी है, क्योंकि उसमें 7 लाख रुपए तक की छूट है। जो ओल्ड स्कीम है उन पर भी 7 लाख तक की छूट है, बल्कि 7.5 लाख तक की छूट है, लेकिन उनको अपने सेविंग्स दिखाने पड़ेंगे, तब जाके उन्हें छूट मिलेगी। लेकिन अगर हम न्यू रिजिम में हैं तो 7 लाख रुपए तक की आपको छूट है और 50,000 रुपए का आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। तो इसलिए लोग, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो न्यू स्कीम को ऑप्ट करते हैं। और पहले जो लोग, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम जा सकते थे, न्यू रिजिम से फिर न्यू रिजिम से ओल्ड रिजिम में शिफ्ट कर सकते थे। और लेकिन अभी ये व्यवस्था दोनों के लिए कर दी गई है, यानी अगर कोई न्यू रिजिम में आता है तो ओल्ड को ऑप्ट कर सकता है, और फिर कुछ दिन बाद अगर उसे लगे कि ये ओल्ड उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो फिर न्यू रिजिम में आ सकता है। महंगे बीमा पर टैक्स। अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा के सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसी खरीदते हैं तो नए वित्त वर्ष में इस पर टैक्स देना होगा। हालांकि यूलिप को इससे बाहर रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों को फायदा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत निवेश की गई 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। यानी जो सीनियर सिटीजन है, जो पेंशनर हैं, जो ऑफिसर रिटायर हुए हैं, उनके पास जो सेविंग्स होती हैं, उनके पास जो टैक्स वगैरह आता है, उससे जो इनकी इनकम बढ़ जाती है, वो 15 लाख के बाद उनको टैक्स देना पड़ता था, तो अब 30 लाख रुपए तक उनको टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक अब मंथली इनकम स्कीम में भी 9 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। और नए फाइनेंशियल ईयर में एक लोकप्रिय पेंशन योजना यानी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बंद हो रही है। महिला सम्मान स्कीम शुरू हो गई है। बजट में 7.5% के हिसाब से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना लॉन्च की गई है। नए फाइनेंशियल ईयर में यह योजना लागू हो गई है और इस योजना में महिलाओं वर्षों के लिए अधिक 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकती हैं। यानी अगर कोई महिला 2 लाख रुपए तक की सेविंग करती है तो उनको छूट मिलेगी, टैक्स में भी छूट मिलेगा उनकी जो 2 साल तक के लिए, और उन पर 7.5% ब्याज भी मिलेगा। कैपिटल गेन टैक्स पर असर। हाल ही में फाइनेंस बिल में कुछ बदलावों को मंजूरी मिली गई थी। फाइनेंस बिल में संशोधनों के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स STCG में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में व फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड में बदलने को ट्रांसफर की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस तरह से अब यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अलबत्ता सोने के दूसरे विकल्पों में ट्रांसफर करने के बाद आप सोना बेचेंगे तो उस पर LTCG लगेगा। कुछ वाहन महंगे हो जाएंगे। नए वित्त वर्ष में लागत बढ़ने के हवाला देते हुए कई कार कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा दोपहिया वाहन कंपनियों ने भी 1 अप्रैल से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। कुछ दवाइयां महंगी हो जाएंगी। थोक मूल्य सूचकांक में हुए बदलाव लागू हो जाएंगे, जिसके पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फेक्टिव्स और दिल की दवाएं महंगी हो जाएगी। सरकार ने कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। ज्वेलरी पर हॉलमार्क अनिवार्य। अब इसको आप ध्यान रखिए, 1 अप्रैल से जितने भी सुनार हैं, जितने भी गोल्ड बेचने वाले हैं, उन सबको केवल और केवल हॉलमार्क लगी हुई गोल्ड ही बेचना है। गोल्ड से बने हुए जेवर ही बेचने हैं। 6 अंकों वाले अल्फा न्यूमेरिक संख्या डालना अनिवार्य है। सराफा कारोबारी इन संख्या के बिना गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेच पाएंगे। और जब आप खरीदने जाएं तो आप भी ध्यान रखें कि उस पर जो 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक संख्या है, UFN नंबर, उसको जरूर देखें।
दिव्यांगों के लिए यूनिक आईडी अनिवार्य होगी। दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 1 अप्रैल से अपनी यूनिक आईडी संख्या अनिवार्य रूप से बतानी होगी, क्योंकि नए वित्त वर्ष में उनके बिना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो नया साल 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है, 2023-24, उसमें कुछ चीज़ें बदल रही हैं, इसका ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, खासकर जो टैक्स से रिलेटेड है। और जिन लोगों को गाड़ियाँ खरीदनी है तो गाड़ियाँ भी महंगी हो रही हैं, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के मामले डरा रहे हैं और कल भी केस ज़्यादा आए थे और आज भी कोरोना के एक दिन में 3095 नए मामले आ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा केस है और एक दिन में देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,47,15,786 हो गई है। टोटल जो 5-6 वेब जो भी आप गिन लें, जब से कोविड आया है 2019 से, तब से अब तक 4.5 करोड़ लोग हो गए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 15,208 हो गई है। देखिए ये कहाँ सिंगल डिजिट में आगे थे और अभी अब देखिए 15,000 पर चले गए। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से गोवा, गुजरात में एक मरीज की मौत हुई है और अब टोटल मृतकों की संख्या बढ़ के 5,30,877 हो गई है। 67 हो गई है। यही संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल वैश्विक महामारी में जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या में तीसरे 3 नाम और जोड़े गए हैं। भारत में संक्रमण की दर 2.61% और साप्ताहिक दर 1.9% ये बढ़ गया है। तो खतरा है, आप सावधानी बरतिए और मास्क पहन के जाइए, नहीं तो भीड़ भाड़ के इलाकों में बिल्कुल मत जाइए, ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों, जो कुछ और खबरें हैं उनमें अपोजिशन को लेकर, जैसे कि दिल्ली में जो एक नया पार्लियामेंट भवन बना है और कल प्रधानमंत्री ने औचक दौरा किया था और निरीक्षण किया और काम की प्रगति की समीक्षा की, क्योंकि सरकार चाहती है कि मानसून सत्र से नए भवन में सत्र चले और उसके लिए बड़ी खूबसूरत सा अंदर जो डेकोरेट किया गया है, बहुत सुंदर है। और लोकसभा में 888 सीटें हैं, राज्यसभा में 347 सीटें हैं और लोकसभा में अगर संयुक्त सत्र होता है, जैसे पुराने हॉल में सेंट्रल हॉल में होता था, इस बार लोकसभा में होगा, तो उसमें बैठने की संख्या करीबन 1250 है। तो बहुत बड़े बड़े बना रखे और उसमें आधुनिकता और जो परंपरा है उसका मेल रखा गया है। कई पेंटिंग्स बनाई गई हैं और हमारी जो इतिहास है भारत का उसको बताने की कोशिश की गई है। और उसके 6 द्वार हैं, 4 मंजिला है। हर द्वार पर जो पवित्र हमारे जो पशु हैं उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं, तो बहुत खूबसूरत बनेगा। तो उसके लिए आज कुछ लोगों ने बड़े उस पर कमेंट किए हैं। जैसे कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ये प्रधानमंत्री मोदी का एक मोन्यूमेंट है जिन्होंने फिजूल खर्च की है। पुराना बिल्डिंग इतनी खूबसूरत थी, उसके खाम 971 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो हावड़ा में अशांति, 45 लोग गिरफ्तार, धारा 144 लागू हो गई है। मित्रों, जो कांग्रेस ने कहा है कि इसमें लोकतंत्र खतरे में है और राहुल गांधी बार बार इसको लेकर बात कर रहे हैं, तो आज सरकार ने फिर उस पर टीका टिप्पणी की सरकार की तरफ से। और किरण रिजिजू ने कहा कि 1975 में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उस वक्त सोचना चाहिए था, उस समय सोचना चाहिए था कि लोकतंत्र में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और करीबन 21 महीने आपातकाल चला था, तो तब उसमें कांग्रेस को वो याद करना चाहिए। मित्रों, आज खबर आई है कि सिद्धरमैया जो कांग्रेस के नेता हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर, वहाँ क्या BS येदियुरप्पा जो बीजेपी के लिंगायत नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या वो वरुण सिद्धरमैया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? तो येदियुरप्पा ने साफ कह दिया
कि उन्होंने कह दिया कि हम जो है, मेरा बेटा पुरानी सीट यानी उनकी जो शिकारपुरा सीट है वहीं से ही चुनाव लड़ेंगे जो शिमोगा का है, और वो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सिद्धरामैया के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये भी बात आ रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से। ये भी हो सकता है कि जैसे बीजेपी को लगता है कि कहीं चुनाव ना हार जाए, तो इसलिए वो येदियुरप्पा को दोबारा से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना सकते हैं, लेकिन ये भाजपा की संसदीय समिति तय कर सकती है। तो आज से आईपीएल शुरू हो गया है। गुजरात का मुकाबला सीएसके चेन्नई से हो रहा है, और अभी जो खबर आई है कि जो सीएसके ने 179 का टारगेट दिया है। गायकवाड़ ने अर्धशतकीय पारी खेली है। मोहम्मद शामी और राशिद ने 2-2 विकेट झटके हैं, और गुजरात ने इम्पैक्ट प्लेयर 5 ओवर के बाद टाइटंस 56 पर 1 विकेट, और ऐसा लगता है कि पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस जीत सकती है, क्योंकि जो चेन्नई है उसने 178 रन बनाए हैं 20 ओवर में, 7 विकेट गंवाए हैं। और लेकिन अभी ये जब तक फाइनल नहीं होता इस पर कहना मुश्किल है, तो इसलिए आप आईपीएल का मज़े लीजिए, और उसमें फिर ये जो आईपीएल है इसमें रोज़ डेवलपमेंट होता रहेगा। $2030 तक निर्यात 2000 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। आज पीयूष गोयल ने इस बात के लिए कहा है कि नई विदेश व्यापार नीति को लेकर, तो ये अच्छी बात है कि अगर हमारा निर्यात $2000 पहुंचेगा तो देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हमारे यहाँ जितनी कंपनियां हैं, जो हमारे उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपके सुझाव तो जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।